बचपन में जब हम लोगों को इतिहास पढ़ाया जाता था तब मन करता था कि क्लास छोड़कर भाग जाएं। लेकिन आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जो इतिहास पढ़ने एवं बौद्ध धर्म के बारे में गहराई से जानने के लिए चीन से भागकर भारत आ गए थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश। वेलकम टू मगध भूमि द हिस्टोरिक। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट। अगर आपने प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा है तो हुएनसेंग का नाम जरूर पढ़ा होगा। हाँ, वही चीनी यात्री जो छुपते छुपाते चीन से चलकर भारत पहुंचे थे। हुएनसेंग भारत पहुंचकर प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में कई वर्षों तक अध्ययन किया और इस विश्वविद्यालय में कई वर्षों तक पढ़ाया भी। उनकी याद में 12 फरवरी 2007 को नालंदा में उनको एक मेमोरियल समर्पित किया गया है। यह भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक संबंधों को प्रदर्शित करता है। यह भविष्य में दोनों देशों के बीच विचारों के आदान प्रदान का एक मंच भी है। तो आइए हुएनसेंग के इस 17 साल के कठिन यात्रा के बारे में विस्तार से जानते हैं। पूजनीय हुएनसेंग का जन्म 603 ईस्वी में चीन के वर्तमान हेनान प्रांत में विद्वानों के परिवार में हुआ था। वे 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके बचपन का नाम चेन हुई था। मात्र 9 वर्ष की आयु में वे बुद्ध की शिक्षाओं की ओर आकर्षित हुए। जब वे 13 वर्ष के हुए तब उन्हें तिसंगतु मठ में शामिल कर लिया गया और सरकार की विशेष अनुमति प्राप्त कर बौद्ध भिक्षु के रूप में प्रव्रजित हुए। उन्होंने 619 ईस्वी में चीन के सिचुआन प्रांत में उच्च शिक्षा ग्रहण की। 622 ईस्वी आते आते हुएनसेंग प्रमुख व्यक्तियों के रूप में पहचाने जाने लगे। उन्हें बौद्ध धर्म में काफी रुचि थी। वे बौद्ध धर्म के बारे में गहराई से अध्ययन करना चाहते थे, लेकिन चीन के बौद्ध विहारों में जो ग्रंथ या पुस्तकें थीं, वे संस्कृत से चीनी भाषा में अनुवाद की गई थी और अनुवाद ऐसा कि जिसे पढ़ने में सर चकरा जाए। उन्हें इन ग्रंथों से ज्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही थी। हुएनसेंग एक मेधावी और धर्मपरायण व्यक्ति थे। उनका मानना था कि चीनी बौद्धों को परेशान करने वाले प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भारत जाना ही एकमात्र तरीका है। हुएनसेंग तो भारत आना चाहते थे, लेकिन उस वक्त के चीनी सम्राट टाइजोंग ने चीन से बाहर की यात्राओं पर प्रतिबंध लगा रखा था। सन 629 ईस्वी में उन्हें एक स्वप्न में भारत आने की प्रेरणा मिली। फिर क्या, वे चुपके से अपना बड़ा सा बैकपैक उठाया और चाइना से बाहर निकल पड़े। लेकिन यह यात्रा उनके लिए आसान नहीं था। सबसे पहले उन्हें गोभी मरुस्थल पार करना था, फिर तकलक मकान मरुस्थल में तो वह मरते मरते बचे। उसके आगे उन्होंने तियान शान के ऊंचे और कठोर पर्वत को लांघते हुए आज के किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान पहुंचे। वहां से पश्चिम की ओर चले और समरकंद पहुंचे। वहां वे कई बौद्ध खंडहरों में घूमे। वहां से दक्षिण की ओर चलते चलते वे अफगानिस्तान पहुंचे, जहां वे बामियान में विशाल काय बुद्ध प्रतिमा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वे सिंधु नदी पार करके कश्मीर पहुंचे और यहीं पर एक बुद्धिमान प्रज्ञावान बौद्ध भिक्षु के साथ 2 वर्ष व्यतीत किए। सन 633 में हुएनसेंग कश्मीर से चलकर मेरठ और फिर मथुरा पहुंचे। फिर क्या, वे वहां से पूरे भारत घूमे। पहले वे हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज पहुंचे, फिर कौशाम्बी, श्रावस्ती और अंततः प्रसिद्ध कपिल वस्तु पहुंचे। वहां वे बुद्ध के जन्म स्थान पर पहुंचे। फिर अशोक का स्तंभ भी देखा। सन 637 में वे लुम्बिनी से कुशीनगर रवाना हुए, जहां बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। फिर वे दक्षिणवत सारनाथ पहुंचे, जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। फिर पूर्ववत वह वाराणसी, वैशाली और फिर पाटलिपुत्र पहुंचे और वहां से बोध गया पहुंचे, जहां भगवान बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। फिर वे वहां से उत्तर दिशा की ओर चलकर नालंदा पहुंचे, जहां भिक्षुओं तथा गृहस्थों दोनों ने पूजनीय हुएनसेंग का हार्दिक स्वागत किया। हुएनसेंग नालंदा विश्वविद्यालय में अपना काफी समय बिताया। यहाँ वे तर्कशास्त्र, व्याकरण, संस्कृत और बौद्ध योग शास्त्र सीखे। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य शीलभद्र थे।
उन्होंने भारत में बौद्ध संप्रदाय की अनेक शाखाओं के बीच के मतभेदों को शांत करने के लिए बौद्ध सूत्रों का उपदेश दिया। ह्वेनसांग ने कई पाखंडियों को बौद्ध सूत्रों के वाद विवाद में पराजित भी किया। ह्वेनसांग ने 18 दिन की वाद विवाद सभाओं में पूर्ण विजय प्राप्त की। 636 ईस्वी में ह्वेनसांग ने भारत के 5 अलग अलग प्रांतों का भ्रमण किया। 637 ईस्वी में वे महाराष्ट्र के अजंता गुफाओं का भ्रमण किया, जहां वे बौद्ध और जैन धर्मों के प्रति उदारताएं देखी। 640 ईस्वी में चीनी संस्कृति को भारत में प्रसारित करते हुए लड़ाकू विजय नृत्य से परिचय कराया। 641 ईस्वी में वे कुंभ मेले में भी गए थे। उन्होंने बताया है कि यहाँ के राजा हर्षवर्धन कुंभ मेले में बहुत से लोगों को आमंत्रित करते थे और जरूरतमंद लोगों को खाना और वस्त्र भी देते थे। 642 ईस्वी में ह्वेनसांग ने भारत से विदाई लेकर अपने साथ 657 महत्वपूर्ण ग्रंथों को 20 घोड़ों पर लादकर चीन वापस जाने लगे, तो लोग उन्हें चीन वापस जाने से रोकने लगे। उन्हें लगता था कि ह्वेनसांग को चीन के सम्राट उन्हें सजा देंगे, तो ह्वेनसांग ने समझाया कि उनकी जरूरत है वहां के लोगों को धर्म के बारे में बताने के लिए, इसलिए उन्हें जाना जरूरी है। वापस जाने के क्रम में जब वे सिंधु नदी को पार कर रहे थे, तब वो डूबते डूबते बचे और कई बेशकीमती ग्रंथ उसी नदी में बह गए। लेकिन फिर भी वे कई ग्रंथ अपने साथ ले जाने में सफल रहे। वे चलते चलते चीन पहुंचे और जानते हैं उन्हें चीन पहुंचने के बाद उनके साथ क्या हुआ। वहां के नागरिकों और राजा ताइजोंग ने उनका जोरदार स्वागत किया। भारत से चीन वापस लौटने के बाद उन्होंने चांगयांग प्रांत में सबसे बड़ा अनुवाद संस्थान खोला। उन्होंने अपना शेष जीवन इन ग्रंथों को अनुवाद करने एवं बहुत से बौद्ध भिक्षुओं को शिक्षा देने में व्यतीत किया। 664 ईस्वी में यहुला महल में पूजनीय ह्वेनसांग का शांतिपूर्ण निधन हो गया। ह्वेनसांग ने 17 सालों तक लंबी यात्रा की और उन्होंने अपनी पुस्तक पश्चिम की यात्रा में भारत के बारे में संपूर्ण वृत्तांत लिखा है। बौद्ध धर्म में उनकी सबसे मजबूत व्यक्तिगत रुचि योगकारा या चेतना मात्र के क्षेत्र में थी। उनकी यह सिद्धि चीनी बौद्ध धर्म और फिर पूर्व एशियाई बौद्ध धर्म पर बड़ा प्रभाव पड़ा। आज बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के बाद सबसे ज्यादा पूजनीय स्थान ह्वेनसांग का ही है। आज हर भारतीय और इस दुनिया के लोगों को उनके इस लगन और मेहनत से सीख लेनी चाहिए कि परिस्थितियां जो भी हो, लेकिन निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you have any query related to this video, please ask me in the comment section below. Jai Hind.